So, hello everyone, welcome to the course of Indian Politics series for UPSC prelims, mains as well as similar examination like state PCS. Okay. तो हम लोग ने स्टार्ट किया था इंडियन पॉलिटी कोर्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल। तो लास्ट क्लास में डिस्कस ये किया था कि प्रियम्बल का इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है, प्रियम्बल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह क्या है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओके, बट टुडेज क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल के कीवर्ड के बारे में। ओके, और प्रियम्बल का जो कीवर्ड है इससे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशन। ओके, तो दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद होगा जब हमने लास्ट क्लास पढ़ा था, ठीक है, लास्ट क्लास किया था, ठीक है, वो हमने एक कोड आपको बताया था प्रियम्बल के कीवर्ड को याद रखने के लिए, और पहला कोड था ट्रिपल एस डॉक्टर, ये कोड था। ओके, तो ट्रिपल एस का यहाँ तीन मतलब है। पहला मतलब क्या है? पहला मतलब है सोवरेन, तो एस फॉर सोवरेन, एस फॉर सोशलिस्ट एंड एस फॉर सेक्युलर। दिस वाज द मीनिंग ऑफ ट्रिपल एस डॉक्टर। तो डी का मतलब क्या था? तो डी का मतलब ये था, ठीक है, ट्रिपल एस डॉक्टर। ओके, तो डी फॉर डेमोक्रेटिक, तो डी वाज डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, जबकि आर का मतलब था रिपब्लिक, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये कीवर्ड है। ट्रिपल एस डॉक्टर, जूली एग फ्राई, जूली जू फॉर जस्टिस, ली फॉर लिबर्टी, एग फॉर इक्वलिटी एंड फ्राई फॉर फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 कीवर्ड है, ठीक है, प्रियम्बल के अंदर। तो प्रियम्बल के अंदर ये 9 कीवर्ड है, जिसको याद रखने के लिए कोड क्या है? कोड है ट्रिपल एस डॉक्टर, जूली एग फ्राई। इसको हमने ब्रीफ में डिस्कस किया था लास्ट वाले वीडियो में, ठीक है, जूली एग फ्राई। तो इस 7 वर्ड से आप इसको याद रख सकते। ओके, चलिए हर एक वर्ड को हम एक एक करके पढ़ेंगे। दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इस वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है सोवर्निटी, ठीक है, पहला वर्ड क्या है? सोवर्निटी। तो सोवर्निटी का मीनिंग हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जब हमने डिस्कस किया था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, क्लियर है? तो इस एक्ट के तहत इंडिया क्या हुआ था? इंडिया बिकेम डोमिनियन नॉट इंडिपेंडेंट, क्लियर है? तो इंडिया बिकेम डोमिनियन नॉट इंडिपेंडेंट। अब ये डोमिनियन होता क्या, ठीक है, व्हाट इज डोमिनियन स्टेटस? तो डोमिनियन स्टेटस इज जस्ट लाइक होम रूल, ठीक है, होम रूल। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा होम रूल मूवमेंट के बारे में, जस्ट लाइक होम रूल। तो होम रूल के अंदर क्या होता है कि जो रूल करने वाले लोग हैं, जो रूल करने वाले लोग हैं, दे आर इंडिजिनस, वो स्वदेशी हैं, दे आर इंडिजिनस। लेकिन ये जो रूल करने वाले लोग हैं इनके ऊपर जो कंट्रोल है, वो अथॉरिटी क्या है? वो अथॉरिटी एक्सटर्नल है, बाहर की अथॉरिटी है। जैसे जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, ठीक है, तो उस एक्ट के तहत 2 डोमिनियन क्रिएट किया गया। The first dominion was Dominion of India and the second was Dominion of Pakistan, यानी इंडिया और पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ। लेकिन साथ साथ, ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस 1947 के अंदर ही, ठीक है, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, क्या निर्माण हुआ? तो निर्माण हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब संविधान सभा का, इसका भी निर्माण हुआ। तो आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म, ठीक है, एंड इट वाज एक्टिंग एज 2 काइंड ऑफ बॉडी, क्लियर है? तो ये एक्ट कर रहा है एज कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, मतलब ये संविधान को बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। लेकिन साथ साथ ये पार्लियामेंट के तौर पे भी काम कर रहा है, मतलब इट इज वर्किंग लाइक अ लेजिस्लेटिव बॉडी, क्लियर है? ठीक है, अब यदि किसी लेजिस्लेटिव, किसी लॉ को चेंज करना है या किसी भी परिवर्तन को लाना है संविधान के अंदर, ठीक है, तो वो लाया जाएगा अंडर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, क्लियर है? ठीक है, और इस एक्ट में कुछ भी बदलाव करना है तो उसके लिए हम अल्टीमेटली किस पे डिपेंडेंट है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर डिपेंडेंट है, ठीक है।
यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, इसके अंदर जो भी एक्शन हो रहा है, ठीक है, दैट इज नॉट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? बिकॉज एट दैट टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज नॉट क्रिएटेड। क्लियर है? ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ जो भी चेंज आ रहा है, मतलब कि हमारे संविधान बन रहा है, संविधान वर्क कर रहा है एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, दैट इज इन द नेम ऑफ क्राउन ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, नेम ऑफ क्राउन ऑफ ब्रिटिश। आ रहा है समझ में? तो क्या हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं? नहीं है ना, ब्रिटिश क्राउन के, ठीक है, आदेश से हमारे यहाँ सारे रूल्स पास हो रहा है। ठीक है, तो वी आर नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, वी आर क्वासी इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब हमारे लोग रूल कर रहे हैं, ठीक है, बट अल्टीमेटली हमारे जो लोग हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो वर्किंग अंडर देयर हेड ऑफ स्टेट, एंड हेड ऑफ स्टेट कौन है? तो ब्रिटिश क्राउन है। ओके, बट सोवर्निटी का मतलब ये होता है कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है, स्टेट है, वो ब्रिटिश क्राउन नहीं होगा। ठीक है, तो सोवर्निटी का मतलब ये होता है कि हेड ऑफ स्टेट को इंडिया के पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, ना कि ब्रिटेन के पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इस समय क्या है, बिफोर 1950, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 24 नवंबर 1949 में, ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। और साथ साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाइनली फोर्स में आया 26 नवंबर 1950 को। क्लियर है? यानी कि आफ्टर 26 नवंबर 1950 वी आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। हम पूरी तरह से क्या है, आजाद हैं। देखिए भाई, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसके द्वारा वी बिकेम डोमिनियन, मतलब कि हमारे यहाँ होम रूल तो है, बट हम कंप्लीटली सोवरेन नहीं है, मतलब पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। ठीक है, हम क्या है, हम क्वासी सोवरेन है। ठीक है, क्वासी सोवरेन है, यानी कि ऑल द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इज टेकन इन द नेम ऑफ क्राउन ऑफ ब्रिटिश। और जो ब्रिटिश क्राउन है, क्लियर है, ब्रिटिश क्राउन है, दे आर इलेक्टेड बाई पीपल ऑफ ब्रिटेन। पीपल ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटिश क्राउन को कौन इलेक्ट किया है? पीपल ऑफ ब्रिटेन। यानी हमारी जो सोवर्निटी है वो अल्टीमेटली लाई कहां पे कर रही है? इन द हैंड ऑफ पीपल ऑफ ब्रिटेन। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो फ्रॉम दिस डेट, इस डेट से, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन का इंडियन सब्जेक्ट के ऊपर इंटरफेरेंस क्या होगा? जीरो होगा। आ रहा समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हमारे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, न कि द क्राउन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कब? 26 जनवरी 1915 डेट से द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दिस पोस्ट, इस पोस्ट पर जो भी पर्सन होंगे, ठीक है, इनको इलेक्ट किया जाएगा बाय पीपल ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का जो चयन होता है पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। ये अलग बात है कि पीपल ऑफ इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन अल्टीमेटली कौन कर रहे हैं? ठीक है, मतलब पीपल ऑफ इंडिया ही कर रहे हैं। ठीक है, तो पीपल ऑफ इंडिया जो है इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो पीपल ऑफ इंडिया है, ठीक है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एंड दे आर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमपी और एमएलए इनके द्वारा चयन किया जाता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे देश के जो प्रथम नागरिक हैं, ही इज नाउ नॉट ब्रिटिश क्राउन, ही इज नाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड सोवर्निटी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सोवर्निटी। आई थिंक सोवर्निटी की आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो व्हाट इज सोवर्निटी? तो इंडिया इज नाइदर अ डिपेंडेंसी, इंडिया क्या है? डिपेंडेंसी नहीं है, नाइदर अ डिपेंडेंसी, ओके, नॉर अ डोमिनियन, बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिया क्या है? इंडिपेंडेंट स्टेट है। ठीक है, तो पहले क्या था? पहले इंडिया था डोमिनियन और डिपेंडेंसी। जैसे सोवरेन हुआ तो इंडिया क्या बन गया? इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। तो सोवर्निटी क्या करता है? इंडिया को स्टेटस प्रोवाइड करता है कि इंडिया एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे दो पॉइंट है। ठीक है, जैसे इंडिया ने ये बोला कि आई विल कंटिन्यू, ठीक है, द मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। अब कॉमनवेल्थ क्या है, इसके बारे में हमने ब्रीफ में बात किया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो उस वीडियो को जाकर आप देख लें।
कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमनवेल्थ। क्लियर है। तो इंडिया ने बोला कि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर लगातार बने रहेंगे। तो इट इज नॉट वायलेशन ऑफ सोवर्निटी, जो कि इट इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के बाहर का डिक्लेरेशन है, ठीक है, जो इंडिया की सोवर्निटी को इफेक्ट नहीं करता है। ऐसे इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। क्लियर है। यानी इंटरनेशनल एजेंसी का मेंबर होना ये कंट्री की सोवर्निटी को वायलेट नहीं करता है। आ रहा समझ में, ठीक है। यानी यू बिकेम इंटरनेशनल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कौन सा गोल है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG प्रोग्राम, ठीक है। तो जनरली यूएन के जो मेंबर स्टेट होते हैं, ठीक है, मेंबर स्टेट होते हैं, उनकी जो नेशनल पॉलिसी होती है, मतलब कि देश की पॉलिसी होती है, स्टेट की पॉलिसी होती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है किससे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मतलब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, ठीक है, ये एजेंडा होता है यूनाइटेड नेशन का, ये पॉलिसी का डायरेक्टिव होता है, ठीक है, जिसको हर एक 15 साल के बाद रिवाइज किया जाता है। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी, ठीक है। तो 2000 में जो गोल था, 2000 से लेकर 2015 तक, इस गोल को हम बोलते थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है। फिर 2015 से 2030 तक जिस गोल को पूरा करना है उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके अंदर 17 गोल हैं, ठीक है, और ये जो गोल है ये है डायरेक्टिव्स, दिशा निर्देश, ठीक है, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो जनरली जो यूएन के मेंबर स्टेट है, मतलब जो भी यूएन का मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है, ओके, उसे इस पॉलिसी के कंप्लायंट होने की कोशिश करनी है। कंप्लीटली कंप्लायंट नहीं होना, ठीक है, वो कंप्लायंट हो भी सकते हैं, कंप्लायंट नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस उनको पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इंडिया क्या है? इंडिया यदि किसी इंटरनेशनल एजेंसी का मेंबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया अपनी सोवर्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो सोवर्निटी का मतलब क्या होता है कि इंडिया इज नॉट डिपेंडेंसी नॉट डोमिनियन बट इंडिपेंडेंट स्टेट। तो अर्लियर इंडिया वाज डोमिनियन एंड डिपेंडेंसी, बट व्हेन इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ सोवरेन, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, and the membership of or franchise of Commonwealth of Nation as well as any international agency that is not violation of sovereignty of India। ये क्लियर है? तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला जो वर्ड था दैट वाज सोशलिस्ट वर्ड, ठीक है। तो अगला वर्ड क्या था? अगला वर्ड था सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है इसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिस्ट? इस वर्ड का ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट? सोशलिस्ट, इस वर्ड को हम समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सोशलिस्ट क्या होता है? आइडियोलॉजी, तीन तरह की आइडियोलॉजी होती है, विचारधाराएं होती हैं। तो पहली जो विचारधारा है उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट, और हिंदी में इसको बोलते हैं पूंजीवाद। कैपिटलिस्ट और हिंदी में इसको बोलते हैं पूंजीवाद, ठीक है, पूंजीवाद। सेकंड है सोशलिस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं समाजवाद। और एक है दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज मिक्स्ड, दैट इज मिक्स्ड। समझ में आ रहा है? अब दोबारा आप याद कीजिए, मैंने आपको एक कहानी बताया था कि जब वर्ल्ड वार टू होता है, क्या होता है? वर्ल्ड वार टू होता है। तो वर्ल्ड वार टू होने के बाद तीन तरह की घटनाएं होती है, ठीक है। तो 1945 में यूनाइटेड नेशन का फाउंडेशन होता है, स्थापना होती है। समझ में आ रहा है? तो जब यूनाइटेड नेशन का फाउंडेशन होता है, उसके साथ साथ क्या होता है? वर्ल्ड वार टू भी एंड होता है। और जब वर्ल्ड वार टू एंड होता है तो वर्ल्ड में दो सुपर पावर इमर्ज होते हैं। क्लियर है? तो वर्ल्ड में क्या होता है? इमरजेंस ऑफ टू सुपर पावर, दो सुपर पावर का इमरजेंस होता है। इससे पहला जो सुपर पावर है उसका नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और सेकंड है यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर। जो यूएसए है इसके द्वारा जिस पॉलिसी को एडॉप्ट किया जाता है उसको बोलते हैं पूंजीवाद और कैपिटलिज्म। और जिस पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है यूएसएसआर के द्वारा, इसको बोलते हैं सोशलिज्म यानी समाजवाद।
सोशलिज्म। 1991 में क्या होता है, कोल्ड वॉर का एंड हो जाता है। कोल्ड वॉर क्या है, कोल्ड वॉर है, ठीक है, इन दोनों के द्वारा अपने अपने वर्चस्व मतलब हेजीमोनी को एस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, वर्ल्ड अफेयर में दोनों क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब फ्रंट टू फ्रंट वॉर नहीं करते हैं, बैक टू बैक वॉर करते हैं, इसको बोलते हैं कोल्ड वॉर। अल्टीमेटली 1991 में यूएसएसआर टूट जाता है, ठीक है, और बचता है सिर्फ रशिया, और यूएसए एक सुपर पावर के तौर पे इमर्ज होता है एट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर इन 1991, ठीक है। जब यूएस सुपर पावर की तरह इमर्ज होता है तो 2008 तक यूएस की सुप्रीमेसी है, लेकिन 2008 में आपको याद है कि यूएस के अंदर एक बहुत बड़ा रिसेशन आता है जिसको बोलते हैं सब प्राइम क्राइसिस। क्लियर है, यूएसए अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं आ पाया है, ठीक है, इसलिए ट्रंप साहब के द्वारा अनाप शनाप बयान दिया जाता है, अनाप शनाप कार्य किया जाता है, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, वो एशिया के अंदर मार्केट सर्च कर रहे हैं, ठीक है। बट इसी टाइम में क्या होता है, ब्रिक्स का इमरजेंस होता है, मतलब ब्रिक्स जो है एक सुपर पावर के रूप में अपने आप को असर्ट करता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि वर्ल्ड इज नाउ नॉट मोनोपोलर। तो देखिए 1945 और 1991 इसके बीच में दो पावर की सुप्रीमेसी है, ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर। तो वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड दो पोल में डिवाइड है, मतलब वर्ल्ड है आपका बाईपोलर। 1991 में क्या होता है, ये जो बाईपोलर में एक पोल तो डेड हो जाता है, यूएसएसआर, तो वर्ल्ड इज यूनिपोलर। वर्ल्ड क्या है, यूनिपोलर है, मतलब एक ही सुपर पावर है। लेकिन 2008 के बाद क्या होता है, वर्ल्ड मल्टीपोलर हो जाता है, ठीक है, मतलब बहुत सारे सुपर पावर क्या हो रहे हैं, सरफेस हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो वेरियस सुपर पावर्स आर सरफेसिंग द वर्ल्ड इज मल्टीपोलर, ये क्लियर है, ठीक है, तो वर्ल्ड है मल्टीपोलर। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा समाजवाद के बारे में कि समाजवाद होता क्या है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी ये रिसोर्स है कंट्री का, क्लियर है, ये कंट्री का रिसोर्स है। तो जब कंट्री के रिसोर्स के ऊपर, ठीक है, सभी लोगों का इक्वल से होता है, हर एक कम्युनिटी का, हर एक स्टेक होल्डर का इक्वल से होता है, क्लियर है। रिसोर्स के ऊपर क्या होगा, इक्वल से होगा। तो इक्वल से होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, मतलब कि धन संचय की जो भावना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन संचय की भावना, इस भावना का दोहन होगा। दोहन का मतलब ये भावना खत्म होगी, ठीक है, आ रहा समझ में। और समाज क्या होगा, समाज इक्वल होगा। क्यों समाज इक्वल होगा, क्योंकि समाज का जो रिसोर्स है, ठीक है, उसमें सभी का इक्वल से है, इक्वल से है। तो क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और रिसोर्सेज। वेल्थ और रिसोर्सेज आ रहा समझ में, इसको बोलते हैं समाजवाद। तो समाजवाद में प्रिंसिपल क्या होता है, इसका जो प्रिंसिपल है इसको कार्ल मार्क्स की थ्योरी से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, इसको लिया गया है मार्क्सिज्म से। ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है। मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म क्या कहता है, मार्क्सिज्म कहता है कि सोसाइटी के अंदर दो तरह का सेक्शन होता है, दो क्लास होता है। एक क्लास होता है हैव। तो हैव वो क्लास है जो कैपिटलिस्ट है, मतलब जिसके पास बहुत सारा पैसा है, कैपिटलिस्ट है, ठीक है। बट ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है ये माइनॉरिटी क्लास, माइनॉरिटी का मतलब क्या हुआ कि इसकी संख्या कम है। ये क्लास कैसा क्लास है, ये क्लास आपका माइनॉरिटी है, ठीक है, यानी इनकी जनसंख्या काफी कम है। सेकंड क्लास है हैव नॉट, हैव नॉट। तो कैपिटलिस्ट का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम रिसोर्स इनके पास है, क्लियर है। तो रिसोर्स पे मैक्सिमम से किसका है, कैपिटलिस्ट का है। हैव नॉट वो क्लास है, ठीक है, हैव नॉट वो क्लास है, ठीक है, जो डिपेंडेंट है हैव के ऊपर, डिपेंडेंट है हैव के ऊपर। यानी हैव जो है मतलब जो कैपिटलिस्ट है, ठीक है, वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, हैव नॉट को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो इस एक्सप्लॉइटेटिव टेंडेंसी को रोकने के लिए मार्क्स ने ये बताया, ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें बाई फोर्स जो है, ठीक है, जो हैव है, ठीक है, जिसने हमारे रिसोर्स को क्या किया, ग्रैब किया हुआ है,
इसे हमें एनेक्स कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसे हमें एनेक्स कर लेना चाहिए। आ रहा समझ में? यानी मार्क्स का जो तरीका है, ठीक है, मार्क्स का तरीका है, ठीक है, वो क्या है, थोड़ा सा वायलेंट है, वायलेंट है। ओके। जो महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है, या पंडित नेहरू हैं, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, विनोबा भावे, विनोबा भावे, ये भी सोशलिस्ट थिंकर है। आ रहा समझ में? और इनका भी सेम थ्योरी है कि भाई समाज के अंदर क्या है कि कुछ लोगों ने क्या किया है, मैक्सिमम रिसोर्स को अपने पास गलत तरीके से, फॉल्स मीन से अपने पास ग्रैब किया हुआ है, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर जमींदारी प्रथा, ठीक है, इंडिया के अंदर क्या है, जमींदारी प्रथा है। तो जमींदारी प्रथा में क्या हो रहा है कि जमींदारी प्रथा में कुछ लोगों के द्वारा, कुछ माइनॉरिटी ग्रुप के द्वारा मैक्सिमम जो लैंड रिसोर्स है, ठीक है, लैंड रिसोर्स, इसको ऑक्युपाई कर लिया गया है। समझ में आ रहा है? और ये ग्रुप अल्टीमेटली जो जमींदार हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये जो मेजोरिटी ग्रुप है, दैट इज फार्मर पुअर, मेजोरिटी ग्रुप ये कौन है, ये फार्मर है, ये पुअर है, ये मार्जिनलाइज्ड है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, इनको ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो गांधी जी क्या बोलते हैं? गांधी जी बोलते हैं कि बाई नॉन वायलेंस मीन्स, किसके द्वारा? नॉन वायलेंस मीन्स के द्वारा, ठीक है, जमींदारों का ये, जमींदारों को अपने मतलब अंतर आत्मा से ये पूछना चाहिए, या उनकी अंतर आत्मा की जो आवाज़ है उनको मतलब वो उनको उनसे उनको क्या कहते हैं, या अंतरात्मा की आवाज़ को सुननी चाहिए सिंपली, ठीक है। अपने कंसाइंस को आप सुनिए, अंतरात्मा को सुनिए, और आपका कंसाइंस इस बात को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, कि आपके द्वारा गरीबों के हक को जो एनेक्स कर लिया गया, छीन लिया गया है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या है, अनजस्टिफाइड है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए कि नॉन वायलेंस मीन्स के द्वारा, मतलब स्वेच्छा के द्वारा, ठीक है, नॉन वायलेंट मीन्स के द्वारा, ठीक है, मीन्स के द्वारा, बाय योर ओन विल इस रिसोर्स को डोनेट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिसोर्स के आप मालिक नहीं है, बल्कि रिसोर्स के आप ट्रस्टी हैं। क्या है? रिसोर्स के आप ट्रस्टी हैं, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं कि आप रिसोर्स के ट्रस्टी हैं, न कि ऑनर है, और रिसोर्स पे समाज के हर वर्ग, हर स्टेक होल्डर का इक्वल से होता है, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं सोशलिज्म। क्या बोलते हैं इसको हम? सोशलिज्म और समाजवाद, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इंडिया के इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर जाते हैं, ठीक है। हमारा देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, लेकिन अल्टीमेटली आज़ाद तो हुआ 26 नवंबर 1950 को। तो 1951 में हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, मतलब कि कैसे हमारे यहाँ, ठीक है, आर्थिक विकास होगा, ठीक है। तो आर्थिक विकास के लिए एक मॉडल जो है, मॉडल, ठीक है, उस मॉडल को कॉपी किया जाता है। उस मॉडल का नाम है पंचवर्षीय योजना और 5 ईयर प्लान। क्या नाम है? 5 ईयर प्लान और पंचवर्षीय योजना, ठीक है, योजना। ओके। इस प्लान का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हर एक 5 साल के लिए हम प्लानिंग करेंगे, हर एक 5 ईयर के लिए प्लानिंग करेंगे, हर एक 5 ईयर का गोल हम सेट करेंगे कि 5 साल में क्या क्या हमें कार्य करना है। इस गोल को हम सेट करेंगे अंडर 5 ईयर प्लान, ठीक है। और जनरली हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट होगा मैक्सिमम उन जगहों पे होगा, ठीक है, जो रीजन बैकवर्ड है, क्योंकि जब बैकवर्ड रीजन के अंदर गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, उस रीजन का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और जब उस रीजन का डेवलपमेंट या विकास होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट में जो है, ठीक है, सभी लोगों का शेयर इक्वल होगा, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ जो 5 ईयर प्लान है, तो हमारा एजेंडा क्या है? गवर्नमेंट बार बार ये बात बोलती है कि हमें प्रमोट करना है सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि जो डेवलपमेंट का जो फ्रूट है, ठीक है, फल है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का जो फ्रूट है उसका सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी सोसाइटी के हर सेक्शन को उससे फायदा होना चाहिए, ठीक है। और पीएम भी बोलते हैं, हमारे पीएम जो मोदी जी हैं, वो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास।
तो सबका साथ यानी कि शेयर ऑफ एवरीवन, ठीक है, मतलब कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, और सबका विकास मतलब कि डेवलपमेंट में सभी की भागीदारी होनी चाहिए। तो सबका विकास, तो सबकी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन सबको फायदा भी होना चाहिए, डेवलपमेंट सबको फायदा होना चाहिए, ठीक है। बट 1991 में क्या होता है कि इंडिया के अंदर एक रिफॉर्म आता है, उस रिफॉर्म का नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और इसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा जो है, ठीक है, जो प्राइवेटाइजेशन है, ठीक है, इसको बहुत फास्ट पेस में अडॉप्ट किया जाता है। इस थ्योरी को ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर प्लानिंग चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ओके। तो आफ्टर प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि अभी कंडीशन ये है कि गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो लगातार क्या हो रहा है, लगातार वो बढ़ते जा रहा है। मतलब जो रिच है वो और ज़्यादा रिच होते जा रहा है, और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहा है, ठीक है। तो पुअर और ज़्यादा पुअर होते जा रहा है, ठीक है। लेकिन सोशलिज्म क्या कहता है, सोशलिज्म ये कहता है कि गरीब और पुअर के बीच की खाई को कम करनी है। बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहा है, अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सोशलिज्म के साथ कॉम्प्रोमाइज है, समझ में आ रहा है। तो अल्टीमेटली सोशलिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि रिसोर्स को, ठीक है, रिसोर्स का सोसाइटी के हर एक सेक्शन के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो सोशलिज्म ये पूछता है कब ऐड किया गया। इट वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ओके। इवन हमारा जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, ये क्या है, हमने कल बात किया था इसके बारे में। तो इसका कंटेंट जो है सोशलिस्ट कंटेंट है। एक क्वेश्चन यूपीएससी में बराबर पूछता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन पूछता है, इसको रट लीजिए, ठीक है। देखिए, जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट, ये प्रमोट करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। लेकिन जो प्रियम्बल है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये प्रमोट करता है सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ये क्या होता है, इसको हम ब्रीफ में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। फिलोसफी क्या है, फिलोसफी ये है कि प्रियम्बल जो है, ठीक है, प्रियम्बल तो जो फंडामेंटल राइट यहाँ लिखा भी है, फंडामेंटल राइट क्या है, पॉलिटिकल राइट है, ठीक है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक राइट। 4 to 5 टाइम आस्क इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये देखिए 1988 में क्वेश्चन आया है और 2013 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, क्लियर है। तो हमने पढ़ा था कि जस्टिस 3 तरह का होता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल, 3 तरह का जस्टिस होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे मेंशन है, मतलब इसको कहाँ प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल राइट और प्रियम्बल। तो देखो फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल राइट है, तो ये गलत हो गया। अगला क्या है, प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो ये आपका, इसको हम अभी हॉल्ट पे डालते हैं। फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल राइट है, तो ये सी ऑप्शन भी गलत हो गया। प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। अब देखो ये क्वेश्चन कब पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है 1988 में, ठीक है। बट देखो इकोनॉमिक जस्टिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ पे मेंशन है, कब पूछा है, 2013 में, ठीक है, ओके। तो देखो 88 क्वेश्चन कब पूछा, 13 में रिपीट हो रहा है। पहला लाइन क्या लिखा है, प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट क्या है, पॉलिटिकल राइट है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये राइट होगा। फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये क्या होगा, गलत होगा। और नन, ये भी गलत होगा, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, प्रीवियस क्वेश्चन को एनालिसिस करने से ये फायदा होता है कि हमारा जो नोट्स होता है काफ़ी प्रिसाइज होता है, टू द पॉइंट होता है, ओके। और हम क्या करते हैं कि नोट्स में उन्हीं चीज़ों को प्लेस देते हैं, ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। तो जब भी आप एग्जाम में नोट्स को बनाते हैं, जब यूपीएससी के लिए नोट्स को बनाते हैं, तो आपको इन बातों को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि यूपीएससी में व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, इसके ट्रेंड को ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है कि फंडामेंटल राइट, पॉलिटिकल राइट, ओके,
एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, सोशियो इकोनॉमिक राइट। ऐसे प्रियम्बल क्या है, सोशियो इकोनॉमिक राइट है, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट। हाँ, एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज नॉट एम्बॉडीड इन प्रियम्बल, मतलब प्रियम्बल का पार्ट नहीं है, ठीक है। यदि प्रियम्बल का वर्ड आपको याद होगा तो इस क्वेश्चन को इजीली आप एड्रेस कर सकते हैं। कल हमने पढ़ा था वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो पहला क्वेश्चन है लिबर्टी ऑफ थॉट, अगला है तो देखो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये लिखा हुआ था। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, ये तीनों है। बट इकोनॉमिक लिबर्टी प्रियम्बल में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, ये राइट ऑप्शन होगा, ठीक। तो बी इज क्या, राइट ऑप्शन। तो देखो ये डायरेक्टली क्या किया, प्रियम्बल के वर्ड से उठाकर क्वेश्चन को डाल दिया, 2017 में क्वेश्चन पूछा, ठीक है, आपने करवाया था इसको। ओके, देखिए कांग्रेस का अवधि सेशन होता है 1955 में। ओके, इसको इसमें इसमें एक रिजोल्यूशन एस्टेब्लिश किया जाता है, लिया जाता है। उस रिजोल्यूशन का नाम है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो व्हाट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। तो इट इज इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म, नॉट कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। जैसे मार्क्स का जो सोशलिज्म है दैट इज कम्युनिस्ट सोशलिज्म। ओके, तो जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो इंडियन सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है। ओके, इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इसका मतलब होता है नॉन वायलेंट मीन्स, अभी हम पढ़े हैं विनोबा भावे के बारे में, पंडित नेहरू के बारे में और महात्मा गांधी जी के बारे में, ठीक है। तो कम्युनिस्टिक और जो मार्क्स सोशलिज्म है वो क्या, वायलेंट मीन्स है, ठीक है। तो जब वायलेंस मीन्स के द्वारा सोसाइटी को इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं दैट इज कॉल्ड मार्क्सिज्म, ठीक है। और जब हम नॉन वायलेंट मीन्स के द्वारा सोसाइटी को हम इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और इंडियन सोशलिज्म, ठीक है, इंडियन सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो होता है, तो जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म होता है इसको स्टेट सोशलिज्म भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबोलिशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इंडस्ट्री है, ठीक है, ओके, वो कैसी होगी, गवर्नमेंट इंडस्ट्री होगी, मतलब गवर्नमेंट का उस पर कंप्लीटली क्या होगा, पकड़ होगा। ओके, और प्राइवेट सेक्टर का एग्जिस्टेंस वहां पे नहीं होगा। जो इंडियन सोशलिज्म है उसका बिलीफ है मिक्स इकोनॉमी के अंदर। तो मिक्स इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, को एग्जिस्टेंस ऑफ, ठीक है, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर साइमल्टेनियसली। तो हमारे यहाँ क्या होगा कि पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम ये होता है कि हमें एंड करना है गरीबी को, इग्नोरेंस को, डिजीज को और इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को, ये सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इंडियन सोशलिज्म जो है वो मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है मार्क्सिज्म और गांधीज्म का, ठीक है। तो मार्क्सिज्म क्या कहता है, मार्क्सिज्म कहता है कि सोसाइटी के अंदर रिसोर्स के ऊपर सभी का इक्वल से होना चाहिए, ये कहता है मार्क्सिज्म, ठीक है। और गांधीज्म क्या कहता है, गांधीज्म कहता है कि सोसाइटी के अंदर इक्वलाइजेशन तो होना चाहिए, ठीक है, सोसाइटी इक्वल होना चाहिए, बट उसका मीन्स क्या होना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे जो सोशलिज्म है वो गांधीयन की तरफ ज्यादा उसका झुकाव है, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन आता है 1950 मार्च 15 1950, कई बार डेट पूछ देता है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ 1991 में आता है एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स वाले क्लास में, ओके। इसके अलावा फिर वाजपेयी जी के द्वारा 1996 में डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को स्टैब्लिश किया जाता है। 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आते हैं, फिर नरेंद्र मोदी जी आते हैं, और 1 जनवरी 2015 को, देखो ये सब क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछा हुआ है, ठीक है, 2015 को नीति आयोग का गठन होता है, यानी कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया जाता है एक नई बॉडी के द्वारा। उस बॉडी का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर है। क्रिटिसिज्म क्या है सोशलिज्म का, तो जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आती है जिसको एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं, उसके कारण क्या हुआ है, उसके कारण जो कहीं ना कहीं गरीब अमीर के बीच का डिवाइड बहुत ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह है, ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क है ऑन सोशलिस्ट क्रेडेंशियल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कह रहा है कि वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज, प्रीलिम्स 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, क्लास स्ट्रगल, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ओके, और इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ठीक है, इसमें से कौन सा होगा। ओके, तो क्या कहते हैं फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, यानी कि गोल क्या है, गोल ये है कि सोसाइटी स्टेटलेस होना चाहिए, तो इसका डिमांड तो नहीं करता, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्लास स्ट्रगल, इसकी बात नहीं करता है, तो एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ये राइट ऑप्शन है, ठीक है।
और इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म ये भी गलत ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन सी नंबर राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, सी नंबर राइट ऑप्शन होगा। सेक्युलर, सेक्युलर वर्ड वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ओके। तो हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 25 to 28, ओके, ये आपको गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। अब सेक्युलरिज्म दो तरह का होता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। ईस्टर्न का मतलब इंडिया का कॉन्सेप्ट क्या है सेक्युलरिज्म का, और वेस्टर्न का मतलब है वेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो वेस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि देयर शुड बी कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, ठीक है, यानी स्टेट क्या करेगा, रिलीजियस अफेयर के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन रिलीजियस मैटर, ओके। तो इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट बोला जाता है सेक्युलरिज्म का। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का, तो यानी इंडियन कॉन्सेप्ट जो सेक्युलरिज्म का है इट इज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, क्योंकि स्टेट के पास ये राइट है कि जैसे समाज में कोई सोशल इविल है, ठीक है, कोई खामियां है, डिमेरिट है, ठीक है, या धर्म के नाम पे लोगों का शोषण हो रहा है, तो स्टेट क्या करेगा, स्टेट सुटेबल इंटरफेरेंस के द्वारा जो है, ठीक है, उस कस्टम को खत्म कर सकता है। आ रहा समझ में। तो ऑल रिलीजन इन आवर सोसाइटी हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम स्टेट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ। जैसे कुंभ मेला, इसको रेगुलराइज किया जाता है, ठीक है, जो फेयर और फेस्टिवल है इंडिया के अंदर उसको रेगुलराइज किया जाता है। आ रहा समझ में, ठीक है। लेकिन थ्रेट क्या है सेक्युलरिज्म को, तो जैसे हमारे क्या कई कंट्री में रायोट होता है, ये थ्रेट है, मॉब लिंचिंग ये थ्रेट है, रेगुलेशन ऑफ फूड हैबिट, ड्रेस कोड ईटीसी ये भी थ्रेट है, सबरीमाला टेम्पल इशू ये थ्रेट है, ठीक है, क्लियर है, दीज आर थ्रेट्स। कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लिखने की कोशिश करें। क्वेश्चन है कि डिस्कस इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट एंड कंपेयर विद सेक्युलर प्रिंसिपल ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आपको बताना है कि इंडिया कैसे सेक्युलर स्टेट है और इंडियन सेक्युलरिज्म को कंपेयर करना है वेस्ट के सेक्युलरिज्म से। 2024 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। एनालाइज क्रिटिकली द डायनेमिक सेक्युलरिज्म इन इंडिया, ठीक है, मतलब कि सेक्युलरिज्म का जो बदलता हुआ नेचर है, ठीक है, इसको डिस्कस करना है। बीपीएससी में क्वेश्चन 2023 में पूछा है। डिस्कस इच एडजेक्टिव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्कस इच एडजेक्टिव अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल, ठीक है। अब कैसे इसको सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव टू डिस्कस इच एडजेक्टिव दैट इज अटैच टू वर्ड रिपब्लिक। तो मैंने कोड क्या बताया था, कोड बताया था ट्रिपल एस डॉक्टर, यही कोड बताया था। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि एडजेक्टिव जो है, ठीक है, क्लियर है, एडजेक्टिव किसी शब्द की विशेषता को बताता है, ठीक है। तो रिपब्लिक के साथ जो एडजेक्टिव अटैच होंगे वो कौन होंगे, 3SD। अब ये 3S क्या है बताओ, तो पहला S है सोवरेन, पहला S है सोवरेन, सेकेंड S क्या है सेक्युलर, थर्ड S क्या है सोशलिस्ट, और चौथा S क्या है डेमोक्रेटिक। इन चारों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है, 15 या 17 देखो कब पूछा है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि डिस्कस इच एडजेक्टिव अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक इन द वर्ड प्रीएम्बल, ठीक है, इन प्रीएम्बल आर दे डिफेंडेबल इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, क्या आज की डेट में ये डिफेंडेबल है। 1983 में क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वाज द अमेंडमेंट मेड इन 1976, इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, इन द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। तो 3 वर्ड को ऐड किया गया था, हमने कोड बताया था सिस्टर इंदिरा, ठीक है, यानी कि सेक्युलर, इंटीग्रिटी और सोशलिज्म, ठीक है, इस 3 वर्ड को सोशलिस्ट, इस 3 वर्ड को ऐड किया गया था। इसका सिग्निफिकेंस क्या बताना है। डिस्कस द सेक्युलर नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, 1991 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, एंड इंडिकेट द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू सेक्युलरिज्म, इसके बारे में बात करना है, ठीक है। तो आज क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, अदरवाइज लेक्चर लंबा हो जाएगा और लेक्चर काफ़ी बोरिंग भी हो जाएगा। ओके, आई थिंक आप लोग थोड़ा बोर हो भी गए होंगे। ओके, तो आपको करना क्या है, ये जो आपका सीट है इसको हम कमेंट बॉक्स जो है वहाँ पे इसका लिंक दे दिया जाएगा, पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड यू मे ऑल्सो सेंड द आंसर ऑन आवर जीमेल आईडी, ओके, उसके बारे में ब्रीफ में आपको मेंशन किया गया कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।